सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूवर्स, मार्च तो ख़त्म हो रहा है लेकिन मार्च का आगाज़ होने जा रहा है। जी हाँ, मार्च का महीना तो ख़त्म हो रहा है लेकिन एक सियासी जमात की जानिब से ट्रेन मार्च का ऐलान किया जा चुका है। हुकूमत ने अल्लाह अल्लाह करके 9 माह तो मुकम्मल कर लिए लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मज़ीद बर्दाश्त अब नहीं कर सकती है। दोनों सियासी जमातों के मुताबिक PTI ने 1 साल से पहले ही मुल्क को उन हालात से दोचार कर दिया कि अब उसकी हुकूमत का खात्मा मुल्क और अवाम की बेहतरी साबित होगा, बल्कि उनको लगता है शायद खात्मा ही अब एक सोल्यूशन रह चुका है, एक हल रह चुका है। पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों ने हामी भी भर ली और मार्च के दूसरे राउंड में ये तमाम अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होंगी। अब सवाल ये है नाजरीन कि अवाम को हुकूमत से लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, चले करोड़ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन अवाम इमरान खान की हुकूमत का क्या खात्मा चाहते हैं? खात्मा नहीं चाहते। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ सर्वे करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स भी देखी जिनके मुताबिक पाकिस्तान के आधे से ज़ायद अवाम इमरान खान हुकूमत को यानी PTI हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि अब ये परफॉर्म करें और मौका देना चाहते हैं। हालात बेशक बहुत बुरे हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं कि हुकूमत का खात्मा ही ज़रूरत बन जाए या आपको महसूस होने लगे कि अब हुकूमत का खात्मा ही एक सोल्यूशन रह गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क की जो मंजर कशी कर रही है उससे लगता ये है कि मुल्क शायद दिवालिया होने वाला है, बल्कि मुझे लगता है कि मुल्क शायद दिवालिया हो चुका है बकौल इन दोनों पार्टीज़ के रद्द अमल के। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बहुत सीरियस हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तजुर्बाकार है, लेकिन अफसोस होता है जब ऐसे लोगों की जानिब से भी इस तरह का रिएक्शन सामने आए। खुर्शीद शाह साहब ने हुकूमत के खिलाफ ट्रेन मार्च करने का क्या जवाब ढूंढा है? पहले वो ज़रा जवाब तो देखिए। खुर्शीद शाह साहब का पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। क्लिप आपने देखा नाज़रीन, ये खुर्शीद शाह साहब हैं। मैं क्या कहूँ, अल्लाह की शान है कि खुर्शीद शाह साहब सिंध में खड़े होकर फरमा रहे हैं कि जो सियासतदान अपनी क्या लफ्ज़ यूज़ किया, कमिटमेंट पूरी ना कर सके उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर इसी उसूल को इख्तियार किया जाए सर जी तो पूरी पीपल्स पार्टी का सिंध से नामो निशान तक मिट जाएगा, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी ने 10 साल, मजाक नहीं होता, डिकेड, 10 साल में जो दावे किए, जो वादे किए, उनमें से शायद 10% भी पूरे नहीं किए होंगे। तो मेरे ख्याल से किसी मौजज़े से कम नहीं है। खुर्शीद शाह साहब, आप महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ एहतजाज के नाम पर जो अपनी क़यादत को गिरफ्तारी से बचाने की ये आखिरी कोशिश कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। मार्क माई वर्ड्स। नवाज शरीफ ने नाअहली के बाद तमाम तर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए बड़े जलसे भी किए और GT रोड रैली, कौन भूल सकते हैं, GT रोड रैली में उन्होंने देखा, जुलूस निकाला था। उस सूरत में वो घर गए, लोगों से बात की वहाँ पे और पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं, जगह जगह पे जाके देखा कि ये जो पावर है, अवामी ताकत है, मेरे साथ है। लेकिन मैंने खुद वो GT रोड रैली रिपोर्ट की थी और मुझे अंदाज़ा है, और मैं आपको बता रही हूँ, मेरी एक खबर बड़ी वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा उसके मिलियंस में शेयर्स थे। उस खबर के मुताबिक मुझे वहां पे ऐसे लोग नजर आए जिन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं करने आए, हम उनका तमाशा देखने के लिए आए हैं। यानी नवाज शरीफ साहब जिसको अपनी पावर कह रहे थे और कह रहे थे ये अदालती फैसले के खिलाफ लोग मुझे सपोर्ट करने निकले हैं, तो नवाज शरीफ साहब इतने भोले, इतने मासूम हैं कि उनको ये भी नहीं पता था कि इनमें से आधे लोग उनका तमाशा देखने के लिए GT रोड पर निकले थे, यानी वो सपोर्टर्स नहीं थे। फिर क्या हुआ उस रैली के बाद? घर पर बैठे रह गए ना। जिस पीपल्स पार्टी के तर्जुमान आप बने हुए खुर्शीद शाह साहब, उसको अपनी असल साख्त में तो बहाल कर दें। पहले आपका एहसान होगा अपनी सियासत पर भी और अपनी पार्टी पर भी और भुट्टो साहब पर भी, जिनके नाम पर पता नहीं आगे भी अपने कितने वोट लेने, लेकिन अब लोग बड़े चालाक हैं। अब लोगों ने भुट्टो साहब के नाम पर तो वोट नहीं देने, कुछ करेंगे तो वोट मिलेंगे। और जैसे नवाज शरीफ की वजह से पूरी मुस्लिम लीग नून डूब गई है, वैसे ही अगर मैं कह दूं कि जरदारी साहब की वजह से शफीकार अली भुट्टो की पार्टी और बिलावल की सियासत भी डूबी हुई नज़र आ रही है, तो आप में से बहुत से लोग अग्री करेंगे, मेरी राय को सेकंड करेंगे। मोहतरम जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, उनकी शहादत की अगर मैं बात करूं तो मोहतरमा की शहादत के बाद जज्बात और गम के वोट लेकर जब आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी की कमान संभाली, तब से
पीपल्स पार्टी के तारीख दौर का, हाँ मैं बड़ा सोच समझ के कह रही हूँ, तारीख दौर का आगाज शुरू हो चुका है। आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी में करप्शन पर मजम्मत या कार्रवाई का शायद रिवाज ही नहीं रहा, और इस बात का एतराफ़ आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद भी किया। यकीन नहीं आ रहा, ये ज़रा क्लिप देख लें। अच्छा जी, किसी के एहतसाब का नहीं सोचा, बल्कि करप्शन के इल्ज़ामात लगने पर तो जरदारी साहब ने लोगों को क्या दिया था, तरक्कियाँ दी। अप्रिशिएट किया जाता है ना ऐसे लोगों को कि ये देखिए जी आप हमारे साथ शामिल रहे इन चीज़ों में तो आपको तरक्कियाँ दी जाएंगी। यूसुफ रज़ा गिलानी जब मुबैना करप्शन और ख़राब तर्ज हुक्मरानी कह दूंगी उसके रिकॉर्ड कायम करने पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर घर गए, आपको याद होगा, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया था, बावजूद इसके कि उस वक्त बिजली के शोबे में मुबैना बदनवागा स्कैंडल की वजह से उनका नाम क्या रखा हुआ था, राजा रेंटल उनका नाम पड़ चुका था। और 2008 के इंतखाबात में जब इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को मिला तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पहली 3 अहम तरीन तयनातियाँ की थी वो तीनों साबिक आला अफसरान थे नाजरीन, जिनको करप्शन की मुकदमात की वजह से 1998 में मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था, मफरूर थे। तीनों अफसरान को गुज़श्ता पीपीपी दौर में अहम तरीन ओहदे पेश किए गए, बावजूद इसके कि उन्हें सरकारी नौकरियों से निकालने के साथ साथ अदालती सज़ाएँ भी दी जा चुकी थी। लेकिन अल्लाह की शान देखें, खुर्शीद शाह साहब अवाम के हकूक़ के लिए मौजूदा हुकूमत को 5 साल तो क्या 2 साल भी देने के लिए तैयार नहीं हैं, और 1 साल मुकम्मल होने से पहले ही, अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ तो इमरान खान साहब से पता नहीं किस मुंह से ये लोग इस्तीफ़े का मुतालिबा कर रहे हैं। वजह क्या है, बावजूद इसके कि मुल्क में बहरानी कैफियत है, लेकिन क्या ये जवाज़ काफ़ी होगा? अगर इसी जवाज़ पर हुकूमतें गिराई जाती तो फिर आज तक पिछली 2 हुकूमतें अपना 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर सकती थी। मैं बड़े यकीन से बात कहूँगी और घर बैठी अवाम मेरी बात पर यकीन भी करेगी। लेकिन दोनों सियासी जमातों ने अपने अपने 5 साल इन्हीं मसाइल में मुकम्मल किए थे ना, लेकिन तहरीक इंसाफ को वक्त देने पर ये लोग तैयार ही नहीं है। वजह क्या है नाजरीन, ज़रा सोचें। वजह एक वाज़ेह सी वजह, दोनों सियासी जमातों के दौर में महंगाई भी थी, कर्ज पर कर्ज भी लिए जा रहे थे, मईशत का बुरा हाल था, मईशत तबाह हो रही थी, अवाम एहतजाज भी कर रहे थे, लोड शेडिंग भी बड़ी पीक पर थी, गैस की बंदिश भी थी, पानी की किल्लत भी थी, लेकिन नहीं थे तो मुकदमात नहीं थे, एहतसाब नहीं था, और मुकदमात थे तो किसी एक इदारे की हिम्मत नहीं थी कि वो इन दोनों सियासी जमातों के मुकदमा डालने की कोशिश भी करे या सोचे भी कि हम हाथ डाल सकते हैं इन लोगों पर। इसलिए दोनों सियासी जमातों ने इन्हीं मसाइल के अंदर 5 साल मुकम्मल कर ली। और अल्लाह की शान देखिए, खुर्शीद शाह साहब आगे क्या फरमा रहे हैं यकीन करना मुश्किल है। क्लिप चलाइएगा रज़ा। वाह वाह खुर्शीद शाह साहब, क्या बेहतरीन बात कह गए। कर्ज़ों से घर नहीं चलते बल्कि बिक जाते हैं। आपकी हुकूमत जब IMF के पास गई थी तो क्या IMF को कर्जा देने गई थी या चंदा लेने गई थी? आपने बात की मुल्क के मुआशी हालात की। चलिए मैं आपको याद करवा दूं कि आपके दौर में आपकी हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही थी। तो आपकी कारकर्दगी, आपकी परफॉर्मेंस ये रही थी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 5 साल में कौमी खजाने को 1800 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। 1800 अरब रुपए मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखे। आप लोगों के लिए मजाक होगा ये। आपकी हुकूमत में पाकिस्तान करप्ट तरीन ममालिक की फहरिस्त में 47वें नंबर से तरक्की करके 35वें नंबर पर आ गया था। किसी और चीज़ में तरक्की हो ना हो, करप्शन में तरक्की आप लोग करके बड़े खुश होते हैं। यानी 12 पॉइंट्स की आपने तरक्की की। और खुर्शीद शाह साहब आप ही की हुकूमत में 8 अरब रुपए की NICL स्कैंडल, स्टील मिल में 20 अरब रुपए की करप्शन, हज स्कैंडल, एफिड्रीन स्कैंडल, ओगरा, सुई नौदरन और नीलम जेलम प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए के घपले भी सामने आए थे। याद है आपको सर जी? यह सारा कुछ भूल गए। और खुर्शीद शाह साहब आपकी हुकूमत में ही मुल्क में जो CPI की शरह की अगर मैं बात करूँ तो अशिया ज़रूरत की कीमतों में 100 से 200% तक इजाफा किया गया था, जहां सालाना 630 अरब रुपए रेलवे और PIA वापडा स्टील मिल के खसारे पर खर्च होते रहे। वहीं पर 430 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे ने पाकिस्तान में बिजली के बहरान को शदीद से शदीद तरीन कर दिया था। और रेंटल पावर प्रोजेक्ट में 23 अरब रुपए की करप्शन के बावजूद 1 मेगावाट भी इजाफा भी बिजली पैदा नहीं हो सकी थी। आलमी बैंक के मुताबिक उस दौरान जो सालाना 796 का डिजिट है, यानी 796 अरब रुपए टैक्स चोरी होता रहा था।
और लम्स की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को 100 रुपये में से सिर्फ 38 रुपये की टैक्स वसूली हुई थी और 62 रुपीज़ टैक्स दहिंदा जो मुख्तलिफ मराद थी और टैक्स छुपाने के इवज़ लिए जाते थे। ये हाल था और बजट का खसारा GDP के 7.5% पर पहुंच गया था। और मईशत में अगर शरह नमू की बात करूँ तो जो 2007 में 5.5% थी, गिर कर 2011-12 की बात करूँ तो 3.7% तक आ गई थी। डॉलर जो 2008 में 67 रुपीज़ का था अब 100 रुपये का हुआ और इस दौरान गैर मुल्की कर्जे 38 बिलियन डॉलर से बढ़कर 65 बिलियन डॉलर्स हो गए और मजमूई कर्जों का हजम स्टेट बैंक के मुताबिक 15,148 अरब रुपए तक पहुंच गया। जबकि इसी दौरान अगर मैं बात करूं हुक्मरान जमात सियासी असर व रसूख की बुनियाद पर कर्जे मुआफ़ भी करती रही और राजा परवेज़ अशरफ 2 सालों में लोड शेडिंग ख़त्म करने के ऐलानात करते रहे, मगर उन 5 सालों में बिजली गैस की लोड शेडिंग पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंचा दी गई थी। बिजली और गैस के अरबों रुपए के बिलों में सार्फिन से ओवर चार्ज किया जाता था और अमीन फ़हीम साहब मरहूम की अगर बेटी बगैर CSS किए बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने में सेकंड सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज भी हो गई। ये कैसे हो गया? अभी बड़े मेरे ख्याल से मौजे ही होते थे आपके दौर में। और इसके अलावा वज़ीरों और पार्टी ओहदेदारों की बेगमात, बेटे और बेटियां किस तरह आला मनासिब पर पहुंच गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इतने बड़े बड़े ओहदों पर आप कैसे पहुंच जाते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। और इन तमाम कारनामों के बावजूद आपकी हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए, ये सबसे बड़ा सवाल है सर जी। फिर आप कैसे महज 1 साल की 1 साल भी नहीं हुआ उसकी कारकर्दगी पर हुकूमत के खात्मे की बातें आपने शुरू कर दी, कोशिशें शुरू कर दी, बातें भी नहीं नाज़रीन, कोशिशें, साजिशें शुरू कर दी। क्या महंगाई और नौकरियों का ना होना या वज़ीर आज़म का IMF के पास जाना ये कोई नई बात है आप लोगों के लिए? आप जैसे इन 10 सालों में सिंध में करते चले गए और आप अगर कुछ मैं आपको बातें आपकी गिनवाऊँ, याद करवाऊँ तो कितनी बार दोहराते हो। तो आप उसी तरह 1 साल में ये हुकूमत की जानिब से की गई जितनी भी कोशिशें हैं इसका एतराफ़ अब आप कर लें। जिस तरह आप लोगों पे मुश्किल टाइम था उनके ऊपर मुश्किल टाइम है। मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि आपने मुल्क के हालात ऐसे करके उनके हाथ में पकड़ा दिए, वो कैसे ठीक कर लें 1 साल में? थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। इतने सालों में आप लोगों ने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया उसको ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक, बहुत बड़ा मैकेनिक भी होगा तो उस मुल्क को ठीक करने के लिए उसको टाइम चाहिए होगा। ये बात सही है कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और आप लोगों ने पैदा किए, लेकिन इस बात में भी है कि मसाइल हल करने की हुकूमती नीयत नज़र आ रही है। नीयत की मैं बात करूँगी कि नीयत नज़र आ रही है और अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। मेरा मज़हब ये बात बड़ा क्लियरली कहता है, मेरा अकीदा ये बात कहता है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। इंसान वही कुछ पाता है जिसकी नीयत होती है। वज़ीर आज़म के ऊपर इस 1 साल में करप्शन का एक मुकदमा, एक स्कैंडल नहीं बना। नैब ने हुकूमत के जिस वज़ीर को चाहा गिरफ्तार किया। अलीम खान साहब आज भी जेल में हैं और इमरान खान साहब का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है नैब पर, हालांकि प्राइम मिनिस्टर हैं। और आप लोगों के जो ज़माने के वज़ीर आज़म थे कितना प्रेशराइज़ करते थे, ऑन रिकॉर्ड बातें सामने आ चुकी हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है। कैसे आप लोग जजेस को ख़रीदने की कोशिश करते थे, ये भी कॉलें आप लोगों की लीक हो चुकी हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को ट्रेन मार्च करनी ही करनी है और वजह यकीनी तौर पर मुकदमात में बढ़ती हुई जो पेशरफ्त है। लेकिन अगर मैं हकीकत की बात करूँ, हकीकत ये है कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के जो ज़ाती मुकदमात पीपल्स पार्टी और बिलावल दोनों के लिए शदीद नुकसानदेह साबित होंगे। इसीलिए आप भी वही मुहाजराई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी मुखालिफत आप नवाज शरीफ की हुकूमत में कर रहे थे। खुर्शीद शाह साहब आपको याद नहीं होगा, हम आपको बार बार याद करवाएंगे, हमारा काम ये है कि आपको याद करवाएं, भूलने नहीं देंगे। खुर्शीद शाह साहब का ये क्लिप ज़रा चलाइए जी। ये भी खुर्शीद शाह साहब ही थे जो माजी में नवाज शरीफ साहब को इदारों के ख़िलाफ़ महाजराई से इज्तनाब की नसीहत कर रहे थे। तो खुर्शीद शाह साहब को भी ये जान लेना चाहिए कि ये दौर 21वीं सदी का दौर है। अवाम अच्छी तरह से जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा के मुकदमात उनके ज़ाती मुकदमात हैं और उन मुकदमात के नाम पर आप पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करें तो फिर इसमें अवाम का कोई कसूर नहीं है। वो क्यों आपका साथ दें? उन्होंने तो 5 साल विफाक में और 10 साल सिंध में आपका साथ दिया। हालांकि आपने साथ लेने की कोशिश नहीं की प्रैक्टिकली काम करके, फिर भी साथ दिया, लेकिन आपने बदले में उनको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। 10 साल जिस सूबे में आपकी हुकूमत रही, आप आज उस सूबे में अपनी कारकर्दगी की जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। ये हालात हैं, ये सिचुएशन है और आप अवाम के हकूक़ के लिए क्या ट्रेन मार्च करेंगे? आपका ये ट्रेन मार्च नहीं है, बल्कि ये वही चूरन है। ये वो चूरन है जो नवाज शरीफ नाअहल होने के बाद खुद को बचाने के लिए किसी और अंदाज में पेश करते रहे।
اب آپ اس پر پیپلز پارٹی کا ریپر چڑھا کر اسے فروغ کرنے کی شاید کوشش کر رہے ہیں. تو پھر آپ سے یہی کہوں گی جمہوریت خطرے میں ناظرین کب آتی ہے؟ پاکستان میں جمہوریت ہر اس ٹائم پر خطرے میں آ جاتی ہے جب بڑے بڑے سیاستدانوں کے بڑے بڑے مقدمات کھلنے لگ جاتے ہیں, جب ان کا احتساب قریب آ جاتا ہے, کڑا احتساب قریب آ رہا ہے, بچنے کے چانسز ان کو خود نظر نہیں آ رہے ہوتے اور ان کے پاس دفاع کرنے کے لیے کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا ہے, تب اس ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے, نظام چل ہی نہیں سکتا ہے. میری عوام سے گزارش ہے, عوام نے جہاں ان کی جمہوریت بچانے کے لیے, میں حقیقی جمہوریت کی بات کر رہی ہوں یہاں پہ, حقیقی جمہوریت, عوام نے جہاں میاں صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی جمہوریت بچانے کے لیے 10 سال قربانی دی, وہیں اب اپنا مستقبل بچانے کے لیے ان کی جمہوریت کو قربان ہو جانے دیں تاکہ ملک میں جمہوریت اپنی اصل شکل میں بحال تو ہو سکے, ورنہ یہ ملک بھی نہیں چلے گا اور یہ سسٹم تو واقعی ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا, میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. اچھا ناظرین, ہمارے ملک میں ایک المیہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے, اب ذرا غور سے سنیے گا, جو حکومت آتی ہے وہ کرپشن کے خلاف باتیں تو بہت کرتی ہے مگر حقیقی معنوں میں کوئی کارروائی کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ملک کے کرپشن اور کرپٹ عناصر کا مکمل خاتمہ کر دیں گے, لیکن ناظرین جب تحریک انصاف کی حکومت آئی اور اس دوران نیب اور ایف بی آر جیسے اداروں نے بھی کھل کر کام کرنا شروع کیا تو اس عمل سے بہت سے لوگوں کو مسائل شروع ہو گئے. نون لیگ کے رہنماؤں کی تنقید اپنی جگہ, بلاول بھٹو زرداری نے بھی ٹرین مارچ کا اعلان کر دیا, اور اس حوالے سے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب کا کیا کہنا ہے, ذرا یہ پہلا کلپ ملاحظہ کیجیے گا. اب دیکھیں فواد چودھری صاحب, ناظرین آپ نے دیکھا کہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے, بالکل انہوں نے صحیح بات کی کہ ملک میں اور بھی دیگر مسائل ہیں, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اپنے ابو کی کرپشن پر ہونے والے سوال پر ٹرین مارچ شروع کر دیں؟ اس طرح تو ملک میں کسی کا بھی احتساب ہو ہی نہیں سکتا. جس کا بھی احتساب ہوگا, کوئی کرپشن کا ملزم اگر پکڑا جائے گا تو وہ بھی احتجاج کرنا شروع کر دے گا کہ بھائی مجھے رہا کرو, میں الزامات کا جواب نہیں دوں گا. تو یہ کس قسم کا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اگلا کلپ دکھاؤں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کروں, میں ذرا تھوڑی سی بات اس حوالے سے اور یہ کرنا چاہوں گی کہ عجیب و غریب سی سچویشن ہے, اور فواد چودھری صاحب کی سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہے. جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے, وہ فی البدی بھی ہوتا ہے, گفتگو میں بات سے بات بھی بہت جلدی وہ نکالتا ہے, اس کے پاس الفاظ کا انبار بھی ہوتا ہے, اور اس کا سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہوتا ہے, اس کا مزاح کی سینس بہت اچھی ہوتی ہے. اکثر یہ بڑی مزیدار باتیں کر جاتے ہیں لیکن بڑی گہری بات کر جاتے ہیں. ابو بچاؤ تحریک, بڑے مزے کا انہوں نے ایک لفظ کا انتخاب کیا. ابھی ابو بچاؤ تحریک ہے, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا, بلاول نہیں صرف, اگر میں مریم نواز کی بھی بات کروں ناظرین, دیکھیں بچوں کا کیا نصیب ہے. بچے اپنے والدین کے لیے بچے ہیں, نواز شریف کے لیے مریم ابھی بھی بچی ہے, اور بلاول اپنے والد کے لیے ابھی بھی بچے ہیں, وہ تو خیر کم عمر بھی بہت زیادہ ہیں. آپ ان بچوں کا نصیب دیکھیں کہ والدین کی کرپشن, ادھر زرداری صاحب نے کرپشن کی, جعلی اکاؤنٹس کے معاملات, ایان علی کے معاملات, پتہ نہیں کون کون سے معاملات جن کے لیے وہ جواب دیں اور بچتے پھر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں, جس کی جو کرتوتیں ہیں ان کا نتیجہ کہ وہ جیل میں اب بھگت رہے ہیں, اور ان کو ابھی وہاں پہ پرابلم سٹارٹ ہو رہی ہے, بیماریاں گھیرتی ہیں تمام سیاستدانوں کو. آپ یہ دیکھیں ان بچوں کا نصیب کہ ان کے والدوں کی جو کرپشن کی داستانیں, ابا جی کی کرپشن کی داستانیں آگے بچوں کو لگایا. اب بچوں کو آگے کیا ہوا کہ جاؤ اپنا باپ بچاؤ, بات کرو اپنے باپ کے حق میں, ٹویٹس کرو اپنے باپ کے حق میں, اور تو کچھ نہیں تو ٹرینوں پہ چڑھ کے مارچ کرو. یہ جو مارچ ہے بلاول, یہ آپ نے کسی اور چیز کے لیے تو کبھی نہ کی. آپ کی والدہ کے قاتل آج تک نہ پکڑے گئے, اور آپ کے ابا جی کہتے تھے ان کو قاتلوں کا پکڑا. اپنے باپ کے خلاف ایک مارچ کرو نا, اور پوچھو کہ میری والدہ کے قاتل کا آپ کو تو پتہ ہے ابا جی, مجھے تو بتائیں, ورنہ میں آپ کے خلاف مارچ کروں گا جب تک آپ نہیں بتائیں گے کہ بینظیر بھٹو کے قاتل آخر کون تھے, اور آپ نے کیوں نہیں بتایا آج تک. ایک پارٹی کو آپ قاتل لیگ کا ٹھپا لگاتے رہے, اس قاتل لیگ کو جب آپ ٹھپا لگاتے تھے بغیر کسی ثبوت کے, اس پارٹی کو آ کے آپ کے ابا جی کا کالر پکڑنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ ثابت کریں آپ یہاں پہ. ایسی باتوں پہ کبھی آپ لوگوں نے ٹرین مارچیں نہیں کی ہیں. آخر ایسا ملک میں کیا ہو گیا
کہ आप लोग ट्रेन मार्च करने पर उतर आए सिर्फ इसलिए कि अब आपसे पूछा जा रहा है? यानी चोर, लुटेरा, कोई चोरी करे, कोई टीके लगाए हमारे कौमी खजाने को, हमारा कौमी खजाना लूट के खा जाए। यहाँ तो बच्चों का दूध तक आप लोग पी गए, पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चों का दूध तक आप लोगों ने नहीं छोड़ा। इतनी आप लोगों ने दो दो हाथों से भरा अपनी जेबों को। फिर आपसे जब पूछा जाता है, जब एहतसाब की बात होती है, जब कानून की बात होती है, हमारे मुल्क में भी अदालतें हैं। हम एलियंस नहीं हैं, हम किसी मार्स में या जुपिटर पे नहीं रहते हैं, हम भी इसी प्लैनेट अर्थ का हिस्सा हैं। ये पाकिस्तान भी एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे अदालतें हैं, यहाँ पे भी फैसले होंगे, यहाँ पे भी ऐसे इदारे काम करें जो करप्ट अनासर को नहीं छोड़ेंगे। तो जब आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हम एलियन की तरह ट्रीट करें। आप लोगों से ना नैब कुछ पूछ सकता है, ना आपसे गवर्नमेंट कुछ पूछ सकती है, वजारत दाखिला आपसे कुछ नहीं, आपके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं हो सकती। आप चाहते क्या हैं? आप सिर्फ ये चाहते हैं कि अब दो दो हाथों से मजीद जेबें भरते चले जाएं, अपनी जेबें गर्म करते चले जाएं, पाकिस्तान के खजाने को खाली करते चले जाएं, वरना ना सिस्टम चलेगा, ना गवर्नमेंट चलेगी, निज़ाम चल ही नहीं सकता, असेंबलियाँ टूट कर रह जाएंगी, पार्लियामेंट टूट कर रह जाएगा। आप बेसिकली पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। फिर आए दिन इस तरह की आप लोग बातें करते हैं कि आप पाकिस्तान के कौमी इदारों पर तनकीद शुरू कर देते हैं। कोई अपने मुल्क की फौज पे भी तनकीद करता है? आपने सोचा कभी कोई अपने मुल्क की फौज पर भी तनकीद करता है? अब भारत से एक चीज़ सीखें। भारत, मैं जितना भारत के खिलाफ बोलती हूँ कोई भी नहीं बोल सकता। हम हर हफ्ते प्रोग्राम करते हैं, पाक भारत टाकरा, हम आवाज़ उठाते हैं अपने मुल्क के लिए और भारत को मायना दिखाते हैं। हर हफ्ते कश्मीर के हवाले से हम बात करते हैं, हर हफ्ते इतने मौलाना फजल रहमान ने कश्मीर के लिए सरदर्द नहीं लिया होगा जितना इस प्रोग्राम ने। ऐसे नहीं चलेगा ने और बोल ने पेन लिया कश्मीर के लिए, इतना मौलाना फजल रहमान ने भी कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बन के तकलीफ नहीं ली होगी, पेन नहीं ली होगी, फील नहीं किया होगा, आवाज़ नहीं उठाई होगी। मैं सिंपल बात करना चाहूंगी कि वहां पे क्या करते हैं उनके फौजी, प्लेकार्ड्स उठा के, बैनर्स उठा के सड़कों पर आ जाते हैं कि जी हमें यहाँ पे दाल रोटी नहीं मिलती, हमें मेडिकल नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आप देखेंगे वहाँ पर वो अपनी फ़ौज पर उस तरह तनकीद नहीं करते। हमारी फ़ौज तो बड़ी एक अच्छी फ़ौज है, बड़ी एक बैलेंस्ड फ़ौज है। आप आए दिन फ़ौज पर तनकीद शुरू करते हैं। जिस सियासतदान का बस चलता है वो आता है और डिक्टेटरशिप के खिलाफ यहाँ पे जहाज शुरू कर देता है, बातें शुरू कर देते हैं। मैं अलग कहती हूँ आज भी, मैं डिक्टेटरशिप की हमदर्दी नहीं, कि मैं डिक्टेटरशिप के हक में बात नहीं करूँगी, ना मैं जमहूरियत के एंटाई स्टेटमेंट दूंगी कि मैं एंटाई डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट दे दूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फैक्ट पढ़ लें, हकाइक देख लें। अयूब खान के दौर में जितनी तरक्की हुई उतनी तरक्की आप में से किसी के डेमोक्रेटिक दौर में नहीं हुई। वारसक डैम हमें मिला, मंगला डैम मिला, सिमली डैम मिला, रावल डैम मिला, हब डैम मिला, तरबेला डैम मिला, खानपुर डैम मिला। 10 साल में उस डिक्टेटर ने आपको 7 डैम दे दिए। और जब उनका लास्ट ईयर था तब भी आप देखें 1969 में जब जनरल याया खान साहब आते हैं, 1968 में भी 2 डैम बने, तरबेला डैम बना और खानपुर डैम बना। एक साल में 2 डैम दिए गए और 7 डैम आपको दे दिए। सीमेंट इंडस्ट्री बनी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनी, किस किस चीज़ का मैं जिक्र करूं। इतनी तरक्की एक डिक्टेटर के दौर में हुई, तो फिर आप लोगों से बेहतर तो डिक्टेटर ना साबित हो गया। आप लोगों ने जमहूरियत के नाम पे मुल्क के साथ किया क्या? सिर्फ लिया और लेने के बाद भी जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। चोरी भी करते हैं, फिर सीना जोरी भी करते हैं। क्या कहूँ मैं आपसे। मौलाना फजल रहमान साहब का अगला क्लिप चलाइएगा रजा, वरना मैं और भी बहुत कुछ कह जाऊंगी। नया क्लिप देखिए। आपने सुना कि इनके बकौल चीन पाकिस्तान से नाराज है। अरे भाई को मुझे भी बताए कि इनको किसने बता दिया कि चीन पाकिस्तान से नाराज हो गया? क्या इनको फरिश्तों ने आकर बताया था? आखिर क्यों ये इस तरह की बातें करते नहीं थकते हैं? आखिर इनकी क्या नफ्सियात है? क्या चल रहा है इनके यहाँ पे? बेसिकली परेशानी है इनकी कैफियत। इससे पहले कि मैं अगला क्लिप दिखाऊंगी, फवाद चौधरी साहब ने इनकी कैफियत पर अपना क्या तज्जिया पेश किया। मौलाना फजल रहमान साहब, आपसे सिंपल मैं पूछना चाहूँगी, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन आप बने रहे और वजीर के बराबर की मरात आप इंजॉय करते रहे। लिटरली इंजॉय का वर्ड आपके लिए सही रहेगा यहाँ पे कि आपने इंजॉय किया, काम तो किया कुछ नहीं। जब आपने करना ही कुछ नहीं, फिर आपने उन तमाम चीज़ों को इंजॉय किया। आपने क्या किया कश्मीर के लिए? कितनी बार आपने कश्मीर के हक में आवाज़ उठाई? मुझे सिर्फ इतना बता दें। और जो हुकूमत आती थी मकनातीस की तरफ चिपक जाते थे हुकूमत को, कहते थे कि अब तो मजाक होना शुरू हो गया है ना, अब लोगों ने सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जिसकी हुकूमत उसके मौलाना फजल रहमान। फिर वो क्या हमारे वज़ीर आज़म ही कहते थे, इसलिए ये लफ्ज़ कहते हैं मुझे कोई शर्म नहीं आ रही। हमारे सिटिंग वज़ीर आज़म आपको डीजल कहते रहते थे। और फिर मुझे याद है कि जब इलेक्शन हुए सबको पता था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आपको मकनातीस की तरह अपने साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सबको पता था कि मौलाना फजल रहमान तारीख में पहली बार हुकूमत से अलग नजर आएंगे। आपको तो अपोजिशन के लिए नेशनल असेंबली में आपके इसी काम की वजह से प्रैक्टिकली जब जीरो नजर आए, आपको एक स्टूल तक ना मिला अपोजिशन करने के लिए, तभी फिर इंसान बावला हो जाता है। फिर कभी आप जरदारी साहब के पास जाते थे, कभी नवाज शरीफ साहब के पास जाते थे कि किसी तरह लड़ाइयाँ करवा दूँ, किसी तरह इन दोनों को भड़काऊँ, पंप करूँ, प्रेशराइज कराऊँ कि कोई तमाशा लगे मुल्क में। यानी सुकून आपको भी बर्दाश्त नहीं होता था। फिर आपके बारे में चुटकुले, मुझे याद है कि इलेक्शन के दिनों में फिर चुटकुले लोगों ने छोड़ने शुरू कर दिए थे। छोटे छोटे बच्चे तक आप लोगों की फितरत को जानते हैं। देखें
कितनी बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे, टीन एजर्स, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे ट्वीट्स कर रहे होते हैं कि जी जिसकी हुकूमत उसके मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये पहली हाइब्रिड गवर्नमेंट होगी जो डीजल के बगैर चलेगी। ऐसे चुटकुले भी मेरी आंखों से गुजरे और मेरे कानों ने ऐसी बातें भी सुनी, लेकिन मौलाना साहब आपने फिर भी कुछ नहीं सीखा होगा, सीखा होता तो ये रिएक्शन ना होता। तो कश्मीर के हवाले से आपने क्या किया, आपकी अपनी परफॉर्मेंस ज़ीरो, दूसरों का आईना पता नहीं दिखाते किस मुंह से हैं। मैं तो परेशान होती हूँ कि अगर मैं खुद इतनी बुरी परफॉर्मर होंगी, मैं किसी को आईना दिखाने के काबिल ही नहीं होंगी, इंसान की फितरत है। आप लोगों के कॉन्फिडेंस की मैं दाद दूंगी। कॉन्फिडेंस एक छोटा वर्ड है, कॉन्फिडेंस का स्क्वायर लेके उसका क्यूब ले लें, ये पीक का कॉन्फिडेंस है आपका कि खुद कुछ नहीं किया, दूसरों को आईना दिखाने आ जाते हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, आप इतने बड़े में शर्म का लफ्ज़ भी नहीं बोल सकती। अगला क्लिप देखिएगा कि फवाद चौधरी साहब आपको किस तरह शर्म दिलवा। जी अच्छा, 100 इख्तिलाफ़ात तो लोगों को फवाद चौधरी साहब से मुझे भी होंगे, मतलब हम भी तनकीद करते हैं और हम इनको खुलकर इनको भी बताते हैं कि आप कहाँ पे गलत हैं भाई, फवाद चौधरी साहब ऐसे नहीं चलेगा, और फिर मशवरा देने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे चलेगा। लेकिन एक बात की मैं दाद दूँगी कि फवाद चौधरी साहब सच्ची बातें कर जाते हैं, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, और जो सच्ची बातें होती हैं वो अक्सर कड़वी भी होती हैं। जब किसी को आप आईना दिखाएंगे तो ज़ाहिर बात है उसको चुभेंगी भी आपकी बातें, तो अक्सर ये बड़ी सच्ची और खरी बातें कह जाते हैं और मेरे से कहने के बाद भी नहीं सोचते। कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है कि कहने के बाद परेशान हो जाते हैं, अरे मैंने क्या कह दिया, मेरे ख्याल से कहने के कहते हैं बस कह दिया ना, हो गया। और बिल्कुल इनको गम ये है कि ये हुकूमत में नहीं है। सही कहा आपने फवाद चौधरी साहब, मौलाना साहब को गम है कि जिसकी हुकूमत उसके मौलाना, लेकिन इस दफा तो ये बनता है कि उल्टी साबित हो गई कि जिसकी हुकूमत उन्होंने मौलाना साहब को लिफ्ट ही नहीं करवाई और उनके हाथ से कश्मीर कमेटी भी चलेगी, जिसकी बेसिस पर इतनी मराहत, इतने फ़ायदे, इतने बेनिफिट्स, इतना इंजॉयमेंट करते थे। और अरे आपने कश्मीर कमेटी में रहते हुए आखिर किया क्या था मौलाना साहब? एक बार आपसे दोबारा पूछ लेती हूँ, आपने कश्मीर के मामले पर कौन सा ऐसा काम कर दिया, कश्मीर को आज़ाद करवा दिया आपने, या थोड़ी सी एफर्ट्स कर ली जो काबिल ज़िक्र हो? हमें यह अगर आप बता दें तो ये भी बहुत बड़ा आपका एहसान होगा। दूसरों के बारे में बात करते हैं, जरा अपनी परफॉर्मेंस तो बताएं, आए जरा बैठे और बताएं कि आपने क्या किया इतने साल जो चिपके रहे आप दोनों गवर्नमेंट्स को। और नाज़रीन आए अब आपको बताती हूं कि किस तरह अपने दौरे हुकूमत में पैसों का बेदरीग इस्तेमाल करने वाले रो रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ कमर ज़मान कायरा साहब की, वो किस बात का शिकवा करते नहीं थक रहे हैं, ये ज़रा देखिए। और अगेन आई वुड से अफसोस होता है कि ऐसे सीजन पॉलिटिशियन जिन्होंने बाल सफ़ेद किए हैं, जब वो इस तरह की हरकत करते हैं ना तो सर पीटने को दिल चाहता है। ये ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। अच्छा जी नाजरीन, इस बारे में आपको बताऊं कि आज वज़ीर आला सिंध को नैब ने बुलाया था, जिस पर पीपल्स पार्टी के लोग खफा हो गए, गम गुस्से का इजहार करें। जबकि नैब के जारी करदा एलामिये के मुताबिक नैब का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, हर एक की इज़्ज़त नफ्स का एहतराम है। मीडिया ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशंस पर क़यास रायों से गुरेज करे, ऐसा भी कहा उन्होंने। और नैब बेबुनियाद और मन घड़त खबरों पर कानूनी कार्रवाई का हक भी रखता है, बिल्कुल रखता है। और नाज़रीन देखें नैब को कितना ख्याल है, नैब सबकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखने वाला इदारा है। और यहाँ मैं सबसे ज़्यादा सलाम पेश करूँगी चेयरमैन नैब को, जो खुलकर और इंसाफ की बात करें, इंसाफ के असूलों पर मबनी वो बात कर रहे हैं और वो डटे हुए हैं। और देखें कितना वो बंदा प्रेशराइज होगा इस टाइम पे, इतना प्रेशराइज होगा, धमकियां भी आती होंगी, मैं लिख कर देती हूँ यहाँ पे इस तरह की बातें, तारीख रकम हुई है, ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह जजेस को खरीदा जाता था, जैसे कॉल्स करके पूछा जाता था कि जी फैसला इस हक में आएगा, कब तक आएगा, रेट्स लगाए जाते थे। जारी बात है पैसा है, पैसे की गेम है। यहाँ पे जस्टिस जावेद इकबाल को भी खरीदने की बहुत कोशिश की जाती होगी, मैं अल्लाह ये बात कहती हूँ। लेकिन मैं सलाम पेश करूँगी उस बहादुर माँ के ईमानदार बेटे को कि वो नहीं बिका, वो नहीं झुका, वो डटा हुआ है। क्यों डटा हुआ है? पाकिस्तान के लिए डटा हुआ है ना। क्यों डटा हुआ है? कि पाकिस्तान में एक हिस्ट्री कायम करके जाना चाहता है कि ये इदारा है और ये एहतसाब करेगा, और एहतसाब करेगा बिल्कुल मेरिट पर, ना झुकेगा और ना ये डरेगा, ना घबराएगा, ना लफाफा पकड़ेगा। लेकिन जो लोग करप्ट हैं, जिन्होंने करप्शन की है, उन्हें चेयरमैन नैब की बातें बहुत बुरी लगती हैं, उन्हें चेयरमैन नैब की बातें सर मत्थे से दुखती हैं, क्योंकि उनको ये बातें पसंद नहीं हैं। और यही चेयरमैन नैब अगर झुक जाता, बिक जाता, लफाफा पकड़ जाता, तो ऐसा बंदा तो रूहे ज़मीन पे होना ही नहीं था। कायरा साहब ने कुछ और गुफ्तगू भी की है, बल्कि गिले शिकवे कह दूँ तो सही होगा। ज़रा ये क्लिप भी चलाइएगा रज़ा। गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, पैरालाइज का आपने वर्ड यूज़ किया। पैरालाइज तो आप लोगों ने सिस्टम को किया, इंसाफ लफ्ज़ की धज्जियाँ उड़ा दी आप लोगों ने, मेरिट लफ्ज़ को आप लोगों ने पैरालाइज करके रख दिया। तो भाई अगर तहकीक करनी हो तो क्यों ना बुलाएं, क्या करें? क्या अगर वज़ीर आला को बुला लिया तो कोई गुनाह कबीरा कर दिया? लेकिन बात तो वही है ना कि कोई भी नहीं चाहता कि उससे पूछ गछ कीजिए कि भाई साहब ये करप्शन की दास्तान आखिर रकम किस तरह की, किस मुंह के साथ की, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा ज़मीर उस टाइम पे कहाँ पे था। लेकिन नाज़रीन इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में बिलावन जो ट्रेन मार्च करने जा रहे हैं वो वाक़या एटलीस्ट मेरी समझ से बाहर है। इस हवाले से शेख रशीद साहब ने भी गुफ्तगू की अपने मखसूस अंदाज में, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। जी बिल्कुल, इंसान की एक हरकत उसे हीरो और
एक हरकत उसे ज़ीरो बना सकती। बिलावल साहब इस वक्त अपने अब्बा जी की मोहब्बत में ये ट्रेन मार्च करके वो हरकत करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ उनकी मकबूलियत में कमी लाएगी बल्कि साथ ही साथ इस हरकत की वजह से उनका वोट बैंक भी बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। इसके कभी इम्कानात हैं। और नाज़रीन, इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम अपोजिशन जमातें एहतसाबी अमल का उसूलन साथ दें, क्योंकि सिर्फ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की बिना पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की और एहतसाबी अमल की मुखालिफत करना कहीं का भी और किसी भी तरह का इंसाफ नहीं होता है। और अब आज की आखिरी बात। आखिरी बात मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में करती हूँ और मैं आज दोबारा ये बात टॉपिक के हिसाब से, हालात के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से करना चाहूँगी कि शायद इस तरह की बातें जितनी बार भी की जाएं, जिन्होंने नहीं सुनना होता उन्होंने नहीं सुना, तो शायद आज सुन लें। चमचा जिस बर्तन में रहता है उस बर्तन को खाली कर देता है। जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको मशवरा देने वाले उनको ले डूबे और जो चमचे हैं वो उनको ले डूबे। यानी उनकी अक्ल आप समझ लें कि बर्तन है और वहाँ पे जब चमचा जाता है तो उस अक्ल को खा जाता है, चाट जाता है, उस बर्तन को खाली कर देता है। चमचों से दूर रहें और बुरे बुरे मुशीरों से दूर रहें अगर आप तरक्की करना चाहते हैं और बुरे वक्त से बचना चाहते हैं। आज ये मेरी तरफ से एक छोटा सा मशवरा है ऐसे बड़े बड़े सियासतदानों को कि चमचों से दूर रहें और कहें वो जाओ कॉर्नर खुड्डे लाइनों के बैठो, हमारे करीब भटकना भी ना। फिर शायद आप लोग अपने साथ इंसाफ करें, अपनी कुर्सियों के साथ इंसाफ करें। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।